इंटर क्लास हमारे चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम में कॉपर धातु के धातु कर्म के बाद हमारा आज का टॉपिक है जिंक का निष्कर्षण। जिंक का निष्कर्षण उसके खनिज अथवा अयस्क से किस प्रकार किया जाता है। जिंक प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसके दो प्रकार के अयस्क हैं, यानी जिंक अयस्क। पहला जिंक ब्लेंड जिसका सूत्र ZnS या जिंक सल्फाइड का कंपोजिशन। दूसरा कैलेमाइन जिसका कंपोजिशन ZnCO3 या जिंक कार्बोनेट के रूप में। हम दो विधियां इस्तेमाल करते हैं जिंक के अयस्क से जिंक धातु प्राप्त करने के लिए। एक कार्बन अपचयन विधि कहलाती है और एक विद्युत अपघटनी विधि कहलाती है। फर्स्ट डिस्कस करते हैं कार्बन अपचयन विधि। इस विधि में किस प्रकार जिंक धातु का निष्कर्षण किया जाता है। कार्बन अपचयन विधि जिंक ब्लेंड अयस्क को बारीक पीसकर कॉपर के जैसे फेन प्लवन विधि से इसका सांद्रण कराया जाता है। कभी कभी अयस्क में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होने पर उसका सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट जो आता है वो है अयस्क का सांद्रण। सांद्रण के लिए दो प्रोसेस इस्तेमाल किए गए, एक फेन प्लवन और दूसरा चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण तब प्रयोग किया जाए जब अयस्क में आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि हो। सांद्रण के पश्चात जब अयस्क प्राप्त हो जाता है, चाहे वो जिंक ब्लेंड हो अथवा कैलेमाइन, तो इसका निस्तापन करके इससे नमी और कार्बन डाइऑक्साइड अलग किए जाते हैं। यदि अयस्क में कैलेमाइन की भी उपस्थिति है तो निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया, यानी जो दूसरा चरण आता है वो है निस्तापन एवं भर्जन। ZnCO3 अयस्क में कैलेमाइन की उपस्थिति होने पर नियंत्रित मात्रा में गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड बनता है और CO2 पृथक हो जाती है। जिंक ब्लेंड अयस्क का भर्जन या निस्तापन और भर्जन का तात्पर्य समझ लें कि यदि अयस्क में कैलेमाइन की उपस्थिति है तो निस्तापन की प्रक्रिया होगी और जिंक ब्लेंड की उपस्थिति है तो भर्जन की प्रक्रिया होगी। जिंक ब्लेंड अयस्क का भर्जन होता है तो ZnS ZnO में परिवर्तित होता है और सल्फर डाइऑक्साइड वाष्पशील अशुद्ध के रूप में पृथक हो जाती है। तो भर्जन की प्रक्रिया 2ZnS 3O2 रिएक्शन में 2ZnO और 2SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड पृथक हो गए। पर पूरा अयस्क ऑक्सीजन की अधिक मात्रा से क्रिया करेगा यह संभव नहीं है। एक अभिक्रिया ZnS प्लस 2O2 जो इसे ZnSO4 में भी परिवर्तित करती है। यह ZnSO4 950 डिग्री पर भर्जित होकर ZnSO4 950 डिग्री, ये भर्जन का टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर भर्जित होकर 2ZnO
2SO2। ठीक, अब अवशेष में ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन जो यहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो इसी प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाती है। अब इस पूरे भर्जन के प्रक्रम में जो कि जिंक ब्लेंड अयस्क के लिए कराया गया है, जिंक ब्लेंड अयस्क के लिए भर्जन का प्रोसेस और कैलेमाइन के लिए निस्तापन। तो कोई भी अयस्क मौजूद हो, अगर निस्तापन होगा तो भी ZnO प्राप्त होगा, भर्जन होगा तो भी ZnO प्राप्त होगा। ZnO को जिंक में परिवर्तित कराने के लिए उसका अपचयन किया जाता है, जो इस प्रकार से होगा, कार्बन द्वारा अपचयन। ये कार्बन अपचयन विधि लिखी है, तो तीसरे प्रोसेस में आते हैं अपचयन। अपचयन के इस प्रोसेस में रिएक्शन देखें आप, ZnO कार्बन द्वारा अपचयित होकर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अब जो मोनोऑक्साइड बनेगी वो कहाँ जाएगी? अवशेष ZnO को मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयित कराने पर भी Zn और CO2 बनता। अब जो CO2 होगी वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड में अपचयित हो जाएगी। इसे स्वतः अपचयन कहते हैं, तो CO प्लस O2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड फिर इसी प्रक्रम में प्रयोग कर ली जाएगी। यदि कार्बन मिलाया जाएगा तो कार्बन के हिसाब से प्रक्रम चलेगा। फिलहाल अपचयन में यह 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इस पूरे प्रक्रम में आपको Zn की प्राप्ति हो गई। इस Zn में लेड, आयरन, कैडमियम, आर्सेनिक आदि की अशुद्धियां हो सकती हैं, तो इन्हें पृथक किया जाता है। पहले धातु को पिघला लें और उसे ढलवां सतह पर बहने दें, तो द्रव जिंक नीचे बह जाता है और अगलनीय अशुद्धियां जो पिघलती नहीं है वो उसके पीछे पीछे, उसी के पीछे की ओर एकत्र हो जाती है। Zn को क्वथनांक तक गर्म करके, यानी Zn का क्वथनांक अन्य धातुओं की तुलना में कम है, तो इसलिए इसका आसवन भी करा सकते हैं। Zn और कैडमियम आसवित होते हैं और 800 डिग्री पर कैडमियम पृथक हो जाता है, तो शुद्ध जिंक की प्राप्ति हो जाती है। यह कार्बन अपचयन विधि है। इसकी एक विद्युत अपघटनी विधि भी है, जिसमें जिंक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और इस जिंक सल्फेट से Zn की प्राप्ति कर ली जाती है। वैद्युत अपघटन द्वारा एल्यूमिनियम कैथोड और लेड एनोड पर जिंक को शुद्ध किया जाता है। प्राप्त जिंक को दानेदार अवस्था में प्राप्त करने के लिए द्रवित जिंक की बूंदें मिट्टी की क्रूसिबल में रखे पानी में धीरे धीरे गिराई जाती हैं, जिससे दानेदार जिंक की प्राप्ति होती है। तो जिंक धातु की प्राप्ति के लिए 2 विधियां, कार्बन अपचयन और विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग किया जाता है, और विद्युत अपघटन द्वारा इसे शुद्ध अवस्था में प्राप्त भी किया जाता है। विद्युत अपघटनी विधि के बारे में देखें कि कच्चे अयस्क को पीसकर सांद्रित करें, निस्तापन भर्जन द्वारा उसे ZnO में बदल लें और भर्जित अयस्क पर H2SO4 की क्रिया कराएं। प्राप्त विलयन में जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें पृथक करें। अशुद्धियों को अलग कर लेने के पश्चात वैद्युत अपघटन से जिंक प्राप्त करें। तो जो दूसरी विधि है, जिसे हम विद्युत अपघटनी विधि कहते हैं, इस विधि में ये आधुनिक विधि है, यानी आजकल जिंक का निष्कर्षण इसी विधि से कराया जाता है। यहाँ आप देखते हैं कि उसका सांद्रण होता है और निस्तापन अथवा भर्जन की क्रियाएं होती हैं, जिनसे ZnO की प्राप्ति होती है।
इसकी H2SO4 से क्रिया कराने पर ZnSO4 और H2O, तो जलवाष्प सेपरेट हो जाएगी और जो विलयन प्राप्त होगा उसमें FeMnCuCdAl मीन्स आयरन, मैंगनीज, कॉपर, कैडमियम, एल्युमिनियम आदि की अशुद्धियां होती हैं। आयरन, मैंगनीज और एल्युमिनियम सिलिका को हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित करके पृथक कराया जाता है। अब यदि आयरन की अशुद्धि है, एक ही एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन की अशुद्धि है तो वो FeSO4 के प्रारूप में होगी। CaOH का होल ट्वाइस ले लिया, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आयरन के हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा FeOH के ट्वाइस में और कैल्शियम सल्फेट के रूप में इस अशुद्धि को पृथक कर देगा। कुछ ऐसा ही Mn और Al और सिलिका के रूप में भी होता है। कॉपर, कैडमियम और जर्मेनियम को जिंक चूर्ण मिलाकर पृथक कराया जाता है। कॉपर यानी Cu, कैडमियम और जर्मेनियम, हम इन सभी के लिए एक अक्षर इस्तेमाल करते हैं M, मीन्स MSO4, यानी इन मेटल्स के सल्फेट हों तो उसमें जिंक चूर्ण मिलाएं और ZnSO4 की प्राप्ति करें और इन मेटल्स को अलग सेपरेट कर दें, तो इनकी भी अशुद्धियां पृथक हो गई। कोबाल्ट और निकेल की अशुद्धियां कार्बनिक अम्लों द्वारा अलग कर ली जाती हैं। अब इस पूरे प्रक्रम में जो ZnSO4 प्राप्त हुआ है, ये ZnSO4 का विलयन एल्यूमिनियम और लेड, ठीक, दो प्रकार की धातुएं प्रयोग की गई, एल्यूमिनियम कैथोड है और लेड एनोड है। इनके बीच में ZnSO4 का ये सॉल्यूशन भर दिया गया, ठीक है। तो ZnSO4 का सॉल्यूशन, ये एल्युमिनियम धातु है यानी Al, कैथोड है माइनस चार्ज, ये Pb है यानी लेड, एनोड है यानी कि प्लस चार्ज। अब इनमें प्रवाहित की गई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो ये सॉल्यूशन है जो कि ZnSO4 का है, धारा प्रवाहित करने पर Zn प्लस प्लस और SO4 माइनस, ठीक है, प्राप्त होंगे। अब ये जो आयन, जो जिंक आयन के रूप में बनेगा, ये विपरीत आवेशित ध्रुव की ओर जाएगा, मींस एल्युमिनियम कैथोड के ऊपर जिंक जो वैद्युत अपघटित हुआ वो जाकर एकत्र होने लगेगा, ठीक है। तो Zn कैथोड पर जमा हो जाता है जिसे पृथक कर लिया जाता है और इस पृथक जिंक को दानेदार जिंक में कन्वर्ट करने के लिए मिट्टी की क्रूसिबल में भरे पानी पर इस पिघले हुए जिंक को बूंद बूंद करके गिराया जाता है और दानेदार जिंक प्राप्त